juriscrack.com juris क्रैक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लॉ स्टूडेंट का वेलकम है। आज अपने ऑरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अप्रोचेस के पार्ट 4 में लेक्चर नंबर 4 में आपका वेलकम है, जिसमें हम बात करेंगे 1895 से 1950 के 20 स्टेप्स की, जिसमें से हमने 7 स्टेप चल लिए हैं। स्वराज बिल हमने कवर कर लिया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कवर कर लिया था, लखनऊ पैक्ट भी 1916 का कवर कर लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने समझ गए थे, मॉन्टेगो चम्प्स ऑफ रिफॉर्म, नेशनल कन्वेंशन बिल 1925। उसके बाद मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया वो चैलेंज स्वीकार किया गया, जिसमें उन्होंने हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके उन्हें दिखा दिया था। अब बात आती है 1929 में इरविन डिक्लेरेशन की। तो आइए हम इरविन डिक्लेरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कनेक्ट होकर बता सकते हैं ये दिक्कत हो रहा है, इसमें हम कुछ करना अगर पॉसिबल होगा तो उसे ठीक किया जाएगा। तो इरविन डिक्लेरेशन 1929 दीपावली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। द इरविन डिक्लेरेशन वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय लॉर्ड इरविन द वाइसराय ऑफ इंडिया on 31st October 1929 reading the status of India in the British Empire. It was intended to placate leader of the Indian nationalist movement who become increasingly vocal in demanding dominion status और इंडिया। मतलब अब तो भाई हद हो चुकी थी। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे बड़े बड़े, वो एकदम वोकल हो चुके थे। वो हमेशा ये उन पे दबाव बना रहे थे ब्रिटिशर्स पे कि आप हमारा जो स्टेटस है वो कंफर्म करिए। द नेहरू रिपोर्ट 1928 स्टेटेड 1. India shall have the same constitutional status in the community of nations known as the British Empire as the Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia. While demands for the Dominion status were made by some Indians during the first 2 decades of the 20th century, it was only after the passing of Government of India Act 1919 that this demand became a common and forceful part of vocabulary of Indian political class. तो जो हमने अपने से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब ड्राफ्ट किया 1928 में मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, उसमें भी हमने कह दिया कि हमें उसी तरह से बराबरी दो जिस तरह से तुम कनाडा को दिए, ऑस्ट्रेलिया को दिए। लेकिन हमें क्या दिक्कत है भाई? The declaration triggered political development both in Britain and India. In Britain, there was a backlash. Significant parts of political class, क्योंकि ये political class तो यहाँ से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रेन ड्रेन करके, हमारे पूरे इकोनॉमिक रिजर्वायर को पूरा ब्रेन ड्रेन करके इंग्लैंड ले जा रहे थे, अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, तो बैकलैश तो होना था। एंड द जनरल पब्लिक वेयर अगेंस्ट इंडिया obtaining dominion status. In India, nationalist leader welcomed the declaration and radically changed their mode of engagement with the British government. They now wanted all negotiation between India and the political leaders and Britain to be about the formalization of dominion status for India and framing of a new constitution. ये 1929 की बात होती है। The Indian National Congress at its Calcutta session passed a resolution giving the deadline of 31st December 1929 for British government to commit टू डोमिनियन स्टेटस। करोगे कि नहीं ये हमें बता ही दो। 31 दिसंबर तक का समय है, मिडनाइट। ऑन 8 अप्रैल 1929 अ बॉम्ब वाज थ्रोन इन न्यू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बॉम्ब फेंका गया, किसके द्वारा? शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा, विद साइमन इन अटेंडेंस। बहुत गुस्सा था साइमन कमीशन से पूरे भारत में, खास तौर पे हमारे जो यंग फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे। कोई एक भारतीय को तुमने शामिल नहीं किया। हमारा क्या डिमांड है, हमारा क्या सोचना है, क्या हमने चाहते हैं, उसको कुछ नहीं। 7 अक्टूबर 1999 ब्रिटिश कैबिनेट अप्रूव्ड द इरविन डिक्लेरेशन। सोचिए, अप्रैल में सब कुछ ठीक है, ये 31 अक्टूबर 1 दिसंबर ये पीछे की डेट है, लेकिन ये अप्रैल की डेट है, ये ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 बॉम्ब मार दिया गया है। साइमन साहब वहां थे, ऐसा नहीं था लेजिस्लेटिव असेंबली में उस दिन साइमन साहब नहीं बैठे थे, लेकिन इन पे जानबूझ के इंटेंशनली इन पे नहीं दिया गया, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह इनका आंख खोलना चाहते थे, नहीं मारना नहीं चाहते थे। 31st को क्या होता है? इरविन मेड हिज डिक्लेरेशन
confirming the dominion status as the ultimate goal of British and India, and announcing a conference in London for princely and a British Indian delegate to take place in late 1930. ऐसा होगा कब? लेकिन 1930 में एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट हो जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण स्वराज, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. The Indian National Congress on the 19 December 29 passed the historic पूर्ण स्वराज. हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई ऊपर बेस नहीं, पूरा टोटल चाहिए. एट इट्स लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी में, सभी एग्जाम्स में, चाहे आप सिविल सर्विस दे लो, जुडिशरी दे लो, एसएससी दे लो, सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है. याद रखना ये सारा कुछ. इंटरनेशनल कांग्रेस ने कब? 19 दिसंबर 29, मतलब 1929 का सेशन कहाँ हुआ था? याद रखना, लाहौर में हुआ था. और उसमें ही डिक्लेरेशन दे दिया, पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड. दिसंबर की बात है, दिसंबर में हमने बोल दिया 99 में कराची में कि लाहौर में. लाहौर, याद, ये डिफरेंस हमेशा आएगा, होगा कि 1929 का जो सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का, उस कहाँ पे हेल्ड हुआ? कराची में, लाहौर में, सूरत में, कलकत्ता में. बहुत ही कंफ्यूजन होता है, याद सुख कीजिएगा. A public declaration was made on the 26th January 1930, a day which the Congress Party urged Indian to celebrate as Independence Day. आज भी हम क्या करते हैं 26 जनवरी 1930 डे को? तो यही तो मैं बोल रहा था, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, या हमने अभी प्रियम्बल को देखा भी है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसमें भी तो ये है 26 नवंबर 1926 हमारे साथ जुड़ गया, तो 26 बहुत शुभ रहा. तो 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था 1930 से ही. तो 20 साल बाद फिर हमने एक्चुअल फ्रीडम कंप्लीट किया. The declaration was passed due to the breakdown of negotiation between the leaders of the freedom movement and the British over the question of dominion status for India. ये क्यों किया गया था? देना ही नहीं चाहते थे, बस बात करो, नेगोशिएशन करो, कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन स्टेटस वो नहीं दे रहे थे. The resolution was a short 750-word document. It did not have a legal constitutional structure. It read more like a manifesto. It called for the severing tie with the British and claimed Poorna Swaraj. पहले तो हम बोल लेते हैं कि सेल्फ रूल दे दो, आप ही मालिक रहो, एम्पायर आप ही का है. लेकिन अब तो हम बोलते थे पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. It indicted British rule and sovereignty, articulated the resulting economic, political and cultural injustice inflicted on Indians. सब तरह से हमारा शोषण किया गया था, फाइनेंशियल भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, कल्चरली भी, पॉलिटिकली भी, हर तरह से शोषण किया गया ब्रिटिश के द्वारा. The document spoke on behalf of Indians and made its intention of launching the civil disobedience movement clear during the constitution making process during 1946 to 1950. Members of the Constituent Assembly choose 26 January 1950 for the Constitution of India to come into effect to honor the date of the public declaration of Poorna Swaraj. ठीक है. In 1929, Lahore की बात है, hosted the International Congress session in the which Jawaharlal Nehru was president. And at the time, Nehru, Subhash Chandra Bose were together working together to oppose those in the Congress party who were satisfied with the dominion status, when the British monarch would continue to be head of the government. On December 31st, 1929, Nehru hosted the tricolor on the bank of river Ravi and demanded the Poorna Swaraj or complete self-rule, and the set date for the independence was January 26, 1930. The day was then celebrated as Poorna Swaraj for next 17 years. On 26 January 1930, the Congress passed the Poorna Swaraj resolution for the declaration of independence. After the declaration, क्या होता है? While the British government proceeded to hold the round table conference in London to decide India's future constitution setup, the International Congress under Mahatma Gandhi prepared for the launching civil disobedience movement. The Congress Working Committee and its meeting held at Sabarmati in the mid-February 1930 authorized Gandhiji to initiate civil disobedience movement in the country. Gandhiji finally decided to launch the movement by breaking the salt law at Dandi, a village on the sea coast in Gujarat. यहाँ से दोनों के रास्ते जुदा हो गए. ब्रिटिशर्स चले गए लंदन में बात करने के लिए आरटीसी में,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गांधी जी चले गए कहाँ, मतलब गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब पसीने छुड़ाने वाले थे गांधी जी ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, बहुत उन्होंने कोशिश किया कि नहीं हो, तो गांधी जी ने सीधे सी कोस्ट पे गए गुजरात के, और वहां पे सॉल्ट लॉ जो था उनका, सॉल्ट एक्ट जो था, उससे ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों के रास्ते थोड़ा जुदा हो गए, अब तो इन्हें कुछ सॉल्यूशन करना था, तो कराची रेजोल्यूशन की बात होती है। द कराची रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स 1931 सेशन। तो याद रखिए 1929 का जो सेशन था वो लाहौर में था, ये कराची में हो रहा, सेटेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ये सरदार पटेल कर रहे थे। द सेशन कंडक्टेड इन द शैडो ऑफ 3 मेजर इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा इवेंट था, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी हैड जस्ट बीन रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ फॉलोइंग द सॉल्ट सत्याग्रह, उन्होंने सॉल्ट एक्ट को क्या किया था, तोड़ दिया था। The Gandhi-Irwin Pact had just been concluded with had brought the civil disobedience movement to end. गांधी जी ने इरविन जी के साथ एग्रीमेंट करके उसको किया था। और जो सबसे खराब रहा, जो एक इमोशनल है हम लोग के साथ आज भी, the British government had a week before the session, March 23, 1931, executed शहीद आजम भगत सिंह and two of his associate राजगुरु and सुखदेव in connection with काकोरी conspiracy case। तो हमारे शहीद आजम को फांसी दी जा चुकी थी, साथ में राजगुरु भी थे और सुखदेव भी। The civil disobedience movement which followed the Poorna Swaraj declaration was suspended after the Gandhi-Irwin Pact signed on the 5th March 1931. While some opposed the halting of movement, others supported it, felt as the pact placed Gandhi as a superior negotiating position. One could use the get the British to commute the death sentence of Bhagat Singh. The resolution of 3 pages long and is mostly written in quasi style, legal style. It rated the Congress party commitment to Poorna Swaraj or complete independence in addition to the fundamental rights which protected civil liberties. The resolution for the first time put forward a list of socio-economic principal rights of the Indian state and to adhere to. These included protection for industrial worker, abolishing of child labor, free primary education, and protection for agricultural labor. The resolution also, which seemed to be a Gandhian influence, prohibited intoxicating drinks and drug. कराची रेजोल्यूशन बहुत ही इमोशनल पॉइंट है, जब शहीद आजम और सुखदेव राजगुरु को फांसी पे ये कर दिया गया था। भगत सिंह मूव्ड नेहरू प्लेन इन कराची, बड़ा इमोशनल है ये पढ़ना। कराची रेजोल्यूशन, इट्स सो क्लियर, रिफ्रैक्टेड themselves into preamble to the Constitution of India and its chapter on the fundamental right. To that extent, Bhagat Singh was, in his pre-mating influence, was in absentia member of Constituent Assembly of Drafting Committee. भगत सिंह तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बन पाए, क्योंकि वो थे ही नहीं, फांसी उन्हें दे दी गई थी शहीद आजम भगत सिंह को। लेकिन भगत सिंह वहां नहीं भी होके इन एब्सेंशिया मेंबर बने रहे। Bhagat Singh and other revolutionary throughout their life advocate for the political, social and economic foundation of India to be organized on the socialist line, comma point Asonto and Enemy. While the revolutionary were not engaged in drafting the resolution, but their politics and fate helped India to create the condition for acceptance by the Congress in the face of some determined opposition. Bhagat Singh ने उस अपने पूरे जीवन में, बहुत छोटे से जीवन में बहुत कुछ कर दिया था, और एक सोशलिस्ट लाइन, एक समाजवाद जिसमें सबका भला, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, वेलफेयर ऑफ द पुअर्स, वेलफेयर ऑफ द मिडिल क्लास, वेलफेयर ऑफ द कैपिटल, सबके लिए था समाजवाद। उस तरह की लाइन पे वो काम करते थे, और उसके लिए उन्होंने अपने जान को भी कुर्बान कर दिया, सर्वोच्च निछावर कर दिया। उन्हें अपनी किताब इन वाई आई एम एथिस्ट, अक्टूबर 5-6 1930, Bhagat Singh had written, "The day shall usher in a new era of liberty, when a larger number of men and women, taking courage from the idea of serving humanity, will wage a war against their oppressor, tyrant or exploiter."
टू एस्टैब्लिश लिबर्टी एंड पीस। जब हम में से ही लोग, जब हम पे वो हम दबा रहे हैं, हम पे हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हम ही को तो आजाद होना है। अब मेजर कराची कांग्रेस फॉर्मुलेशन रीड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज टू द राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, a right of free association and combination, right to assemble peacefully and without harm for a purpose not opposed to law and morality। कितना इंपॉर्टेंट है इसे समझना। इन सब बातों को अगर मैं हिस्टोरिकली अप्रोच को थोड़ा लंबा पढ़ाने का वजह ये है लेक्चर से इसको, कि हम एक बात का जवाब दे पाए अपने, क्योंकि एक तो हिस्ट्री समझना जरूरी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो भावना, वो सेक्रीफाइस, जो उसकी फीलिंग है, वो एसेंस है, हमें नहीं समझ पाएंगे। तो एक हिस्ट्री को, एक पूरे उनके सेक्रीफाइस को, उनके स्ट्रगल को समझना, उसका क्या इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ रहा था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में देखेंगे कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो हम यहाँ देखेंगे ये समाजवाद, ये सोशलिस्ट बस नेहरू का, ये कोई कम्युनिस्ट का नहीं है, ये नेहरू का भी समाजवाद है, ये भगत सिंह का भी समाजवाद है। कैसे है, इसके लिए हिस्टोरिकल अप्रोच को जानना जरूरी है। वो क्या चाह रहे थे और क्या हम वो चीज डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या आज की प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वो डिलीवर कर पा रहा है। नहीं तो आज भी हमारे पास ऑप्शन है अमेंडमेंट के रूप में, हमें अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, ऐसा नहीं है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के विरोध में है, हम ये भी चाहते हैं कि कैपिटल भी ग्रो हो। लेकिन हमारे जो ऐसे लोग हैं जो लाइन में अंतिम व्यक्ति जो खड़े हैं लाइन में अंतिम रूप में टिकट लेके, हो सकता है कि छूट जाए ट्रेन, उनके लिए हमें सोचना, उनके लिए भी ट्रेन हमें चलाना हो। थैंक यू। इस वीडियो, इस लेक्चर सीरीज को, अभी सीरीज चलता रहेगा, आगे हमें कुल 11 स्टेप्स को और पार करना है, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।